वेलकम टू आवर चैनल एजू ड्रीम क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट ऐसे डिफेक्ट होते हैं जहां पे क्रिस्टल के अंदर आफ्टर जनरेशन ऑफ डिफेक्ट, ऐसा नहीं कि डिफेक्ट से पहले, डिफेक्ट के जनरेट होने के बाद क्रिस्टल के अंदर कैटायन टू एनायन ये जो रेशियो होता है ये चेंज हो जाए। अब चेंज कैसे होगा समझते हैं थोड़ा सा। एक क्रिस्टल लेते हैं, इस क्रिस्टल के अंदर हमारे एनायन और कैटायन कुछ इस तरीके से अरेंज है। सी से हमने कैटायन को रिप्रेजेंट किया और ए से एनायन को। तो जैसे ही इस क्रिस्टल के अंदर डिफेक्ट का जनरेशन होगा तो डिफेक्ट से पहले यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ कैटायन कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो नंबर ऑफ कैटायन कितने हैं हमारे पास 10 है। और नंबर ऑफ एनायन को भी देखें तो नंबर ऑफ एनायन भी हमारे पास कितने ये 10 है। लेकिन जैसे ही डिफेक्ट का जनरेशन होगा इस क्रिस्टल के अंदर ये जो हमारे नंबर ऑफ कैटायन और एनायन यानी इनका जो रेशियो है ये चेंज हो जाएगा। अब दो तरीके से चेंजेस हो सकते हैं। पहला चेंजेस ये हो सकता है कि नंबर ऑफ जो कैटायन है ये कम हो जाए। अगर ये कम हो गया तो हो सकता है ये 9 हो जाए, 8 हो जाए या सो ऑन, कुछ भी इनमें नंबर ऑफ कैटायन क्या हो जाए हमारे चेंज हो जाए। दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि यहाँ पे ये जो नंबर ऑफ कैटायन है ये बढ़ जाए। हमारे पास अभी 10 है, हो सकता है ये जैसे ही इंक्रीज हो जाए तो ये 11 हो जाए। तो ये कंडीशन एक अप्लाई हो सकती है कि क्रिस्टल के अंदर हमारे नंबर ऑफ कैटायंस क्या हो जाए, कम भी हो सकते हैं, यहाँ पे डिक्रीज हो जाए या यहाँ पे इंक्रीज हो जाए। दो कंडीशन ये हुई। एनायन के साथ भी सेम चीजें हो सकती है कि नंबर ऑफ जो एनायन है ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाए डिक्रीज हो जाए। और दूसरी कंडीशन हो सकती है कि नंबर ऑफ एनायन हमारे यहाँ पे इंक्रीज हो जाए। इन दोनों ही केसेस पे यानी नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन के इंक्रीज या डिक्रीज हो जाने से क्रिस्टल का जो स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो होता है यानी इन दोनों का ये जो रेशियो है वो क्या हो सकता है चेंज हो सकता है। और इन्हीं चेंजेस होने के कारण क्रिस्टल के अंदर जो डिफेक्ट का जनरेशन होगा उसी डिफेक्ट का मतलब नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, दो कंडीशन हमने बताई कि डिक्रीज भी हो सकता है और इंक्रीज भी हो सकता है। इस पूरे जो डिफेक्ट का हमको स्टडी करना है वो एनायन के रिस्पेक्ट में नहीं करना है। हम इसको इस तरीके से बोलेंगे क्योंकि हमारा जो क्रिस्टल है कैटायन एंड एनायन प्रेजेंट है। कैटायन और एनायन हमारे कौन से क्रिस्टल होते हैं, ये आयनिक क्रिस्टल होते हैं। यहाँ पे प्रेजेंट आयनिक क्रिस्टल के अंदर प्रेजेंट ये जो कैटायन होता है ये हमारा मेटल एटम होता है और ये जो एनायन होता है ये हमारा नॉन मेटल होता है। तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का जो क्लासिफिकेशन हम करते हैं वो विथ रिस्पेक्ट टू मेटल करते हैं। तो अब यहाँ पे या तो मेटल हमारे ज्यादा हो सकते हैं या तो मेटल हमारे कम हो सकते हैं। तो इसके बेसिस पर हमारे पास दो टाइप के डिफेक्ट है। एक है हमारा मेटल एक्सेस डिफेक्ट और दूसरा डिफेक्ट है हमारा मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। दो तरीके के हमारे पास डिफेक्ट प्रेजेंट है। एक है हमारा मेटल एक्सेस डिफेक्ट और दूसरा है मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट में यानी हमारे जो नंबर ऑफ कैटायंस है यानी जो मेटल एटम होंगे वो एक्सेस में हो जाएंगे। एक्सेस में होने के यहाँ पे भी दो कंडीशन हो सकते हैं क्योंकि ये तो हम जानते हैं कि सी हमारा विथ रिस्पेक्ट टू कैटायन है एंड ए हमारा विथ रिस्पेक्ट टू एनायन है। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट में दो कंडीशन हो सकती है। पहली जो कंडीशन है उसमें ये हो सकता है कि ये जो हमारा एनायन है ये क्रिस्टल लैटिस से बाहर निकल जाए। अगर हमारा एनायन क्रिस्टल लैटिस से बाहर निकल जाएगा तो भी यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ कैटायन क्या होंगे एक्सेस पे होंगे यानी मेटल एटम हमारे पास एक्सेस में होंगे। तो पहली कंडीशन है कि यहाँ पे जो एनायन हो वो क्रिस्टल लैटिस से बाहर निकल जाए। अगर हमारा एनायन क्रिस्टल लैटिस से बाहर निकल गया तो यहाँ पे क्या होगा
एक एनायन की वैकेंसी का जनरेशन हो जाएगा। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट के अंदर जो फर्स्ट टाइप है वो है हमारा एनायनिक वैकेंसीज। दूसरा क्या हो सकता है, सपोज करते ये हमारा एनायन यहीं पे है, ये क्रिस्टल लैटिस से बाहर नहीं गया है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती कि कोई एक्स्ट्रा जो कैटायन है यानी कोई दूसरा मेटल एटम वो कहीं बाहर से क्रिस्टल के अंदर आ जाए। अपने आप तो नहीं आएगा, कुछ कंडीशंस होंगी वो हम बाद में देखेंगे, पर हम यहाँ पे इसको ऐसे समझ लेते हैं कि एक कंडीशन हमने अप्लाई करी कि हमारा एनायन वो क्रिस्टल लैटिस से बाहर निकल जाए और वहां पे जो वैकेंसीज जनरेट होगी उसे हम बोलेंगे एनायनिक वैकेंसीज, और उससे हमारा मेटल एटम एक्सेस में चला जाए। दूसरी कंडीशन में ये हो सकता है कि कोई हमारा जो मेटल एटम है वो क्रिस्टल के बाहर से क्रिस्टल के अंदर आकर के जो इंटरस्टिशियल साइट होती है इस इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई करे। अब इंटरस्टिशियल साइट को ही वो क्यों ऑक्यूपाई करेगा, क्योंकि हमारा जो मेटल एटम होता है उसकी साइज बहुत छोटी होती है। दूसरी बात, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल तो हमारे क्रिस्टल लैटिस से बाहर नहीं गए हैं, तो क्रिस्टल लैटिस के अंदर उस इंटरस्टिशियल साइट के अलावा कोई प्लेस भी बची नहीं है। तो जो हमारा मेटल एटम होगा वो क्रिस्टल लैटिस में आकर के उस इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर ले। अगर कैटायन हमारे इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर ले तो उस केस में भी हमारा जो मेटल एटम है वो एक्सेस में चला जाएगा। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ जो डिफेक्ट हमारा मेटल एक्सेस के अंदर जनरेट होगा वो है हमारा एक्स्ट्रा कैटायन occupies इंटरस्टिशियल साइट। तो मेटल एक्सेस के अंदर हमें क्लियरली समझ में आ गया कि हमें दो टाइप के डिफेक्ट को पढ़ना है, एक हमारा एनायनिक वैकेंसीज पढ़ना है और दूसरा एक्स्ट्रा कैटायन ऑक्यूपाइज इंटरस्टिशियल साइट। अब इन डिफेक्ट के जनरेट होने से क्रिस्टल लैटिस के अंदर क्या चेंजेस आते हैं उनको हम थोड़ी बाद में देखेंगे। नेक्स्ट हमारा जो डिफेक्ट है वो है मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। इसको थोड़ा समझ लेते हैं। मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट, अब ये भी सेम वैसे ही, यहाँ पे मेटल हमारा एक्सेस में जा रहा था और यहाँ पे हमारा जो मेटल है यानी जो कैटायन है वो कम हो जाएगा। अब कम होने की भी दो कंडीशन हो सकते हैं। पहला कंडीशन सेम वही कि हमारा ये जो कैटायन है वो क्रिस्टल लैटिस से बाहर चला जाए। अगर हमारा कैटायन क्रिस्टल लैटिस से बाहर चला जाएगा तो इस क्रिस्टल के अंदर एक वैकेंसी का जनरेशन हो जाएगा। तो इस वैकेंसी को हम बोलेंगे कैटायनिक वैकेंसीज। तो मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट का जो जनरेशन होगा वो फर्स्ट टाइप है ड्यू टू कैटायनिक वैकेंसीज, यानी जो हमारा कैटायन है वो क्रिस्टल लैटिस से बाहर निकल गया है। दूसरा क्या हो सकता है, अब इतना तो आप लोग समझ ही चुके हैं कि दूसरी कंडीशन क्या होगी कि हमारा ये वाला जो कैटायन है ये क्रिस्टल लैटिस से बाहर नहीं गया है, कोई एक्स्ट्रा एनायन क्रिस्टल लैटिस के अंदर आ गया हो। अब एक्स्ट्रा एनायन क्रिस्टल लैटिस के अंदर आएगा तो वो कहाँ जा सकता है, वो किसी इंटरस्टिशियल साइट को ही ऑक्यूपाई कर सकता है। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ जो डिफेक्ट होगा वो है हमारा एक्स्ट्रा एनायन ऑक्यूपाइज इंटरस्टिशियल साइट। तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर हमें दो टाइप के डिफेक्ट देखने, एक मेटल एक्सेस डिफेक्ट और दूसरा मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। और इन दोनों ही डिफेक्ट में के अंदर हमें दो टाइप की कंडीशन देखनी है जिसके अकॉर्डिंग हमारे क्रिस्टल लैटिस के अंदर डिफेक्ट्स का जनरेशन होगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट के अंदर जो हमारा फर्स्ट डिफेक्ट था वो था एनायनिक वैकेंसीज। एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं यहाँ पे सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल का। सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल के अंदर सोडियम और क्लोरीन कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं।
इस तरीके से हमारे क्रिस्टल के अंदर सोडियम और क्लोरीन अरेंज है। एनायनिक वैकेंसीज में पहले से ही बताया हुआ है यहाँ पे कि क्या होगा कि कोई भी एक एनायन क्रिस्टल लैटिस से बाहर निकल जाएगा। जैसे ही ये क्लोरीन हमारा क्रिस्टल लैटिस से बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पे एक वैकेंसी का जनरेशन हो जाएगा। एनायन के क्रिस्टल लैटिस से बाहर निकल जाने के कारण जो डिफेक्ट होगा वो है हमारा मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसीज। अब ये क्लोरीन अपने आप तो नहीं निकलेगा, तो उस क्लोरीन के निकलने के लिए यहाँ पे होगा क्या कि जैसे ही क्रिस्टल के अंदर हम सोडियम के वेपर को पास करेंगे, हमने सोडियम के सॉलिड को लिया, इसमें हमने एनर्जी दी और जैसे ही हमने हीट एनर्जी दी सोडियम हमारा वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। सोडियम जब वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा क्योंकि हमने सोडियम सॉलिड में एनर्जी को दिया है। सोडियम के आउटर शेल में प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बहुत लूजली हेल्ड होता है। ये सब आप लोग पहले से जानते हैं, 11th क्लास में ये चीजें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की गई हैं। तो उस केस में आउटर शेल में प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन होगा वो एनर्जी के गेन करते ही वहां से निकल जाएगा। तो उस केस में सोडियम वेपर में हमारे सोडियम पॉजिटिव प्लस एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, एक फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। जैसे ही हम इस सोडियम के वेपर को क्रिस्टल लैटिस से पास करेंगे, यानी क्रिस्टल लैटिस के ऊपर से जब हम इसे फ्लो करेंगे तो ये जो सरफेस पे प्रेजेंट हमारा क्लोरीन होगा ये क्रिस्टल लैटिस से बाहर निकल जाएगा और इस सोडियम से अट्रैक्ट होगा। क्लोरीन जैसे ही क्रिस्टल लैटिस से बाहर निकल करके इस सोडियम के साथ कंबाइन होगा तो ये यहाँ पे NaCl का फॉर्मेशन करेगा और इस क्रिस्टल लैटिस के अंदर एक वैकेंसी का जनरेशन हो जाएगा। ये एक चीज आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे क्रिस्टल के अंदर चाहे कोई सा भी डिफेक्ट का जनरेशन हो जाए, क्रिस्टल की जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी होती है उस पर कभी भी कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। पर यहाँ पे तो हमारा जो एनायन टू कैटायन रेशियो है वो भी चेंज हो गया है और जो चार्जेस है वो चार्जेस भी अनबैलेंस हो गए हैं। पर क्रिस्टल की तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कभी भी लॉस नहीं होती है। तो उस चीज को बनाए रखने के लिए ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इस वैकेंसी को यानी क्लोरीन के पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेगा। अब यहाँ पे एक चीज आप सब लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन हमारा क्या है, कैसे जनरेशन हुआ। जब हमने इसको हीट दी हुई है, जैसे ही हम इस सोडियम सॉलिड को हीट देंगे ये इलेक्ट्रॉन हमारा रिलीज हुआ, यानी लोअर एनर्जी लेवल से ये हायर एनर्जी लेवल पे जा चुका है। ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही इस क्रिस्टल के अंदर अपनी पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा उस केस में होगा क्या, ये अपने हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर आएगा। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन हमारा हाई एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर आता है ये कुछ ना कुछ रेडिएशन को इमिट करता है और इन्हीं रेडिएशन के इमिशन के कारण ये जो हमारा क्रिस्टल है अब ये हमें येलो कलर का दिखाई देगा। समझ में आया? और क्या रहा है कि सरफेस के क्लोरीन का इस सोडियम वेपर में प्रेजेंट सोडियम आयन से अट्रैक्ट हो जाने के कारण यहाँ पे एक एनायनिक वैकेंसी का क्रिएशन हो गया है। जैसे ही यहाँ पे एक एनायनिक वैकेंसी का क्रिएशन होगा यानी एनायन हमारा जब क्रिस्टल लैटिस से बाहर निकलेगा, क्रिस्टल की जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी वो अनबैलेंस हो जाएगी। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे ये जो सोडियम का फ्री इलेक्ट्रॉन है ये इस पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये हाई एनर्जी लेवल पे है क्योंकि हमने इसे हीट दे करके जनरेट किया हुआ है। अब जैसे ये इस क्रिस्टल के अंदर अपनी पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा ये हाई एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर आएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर आएगा ये कुछ रेडिएशन का इमिशन करेगा और उसी रेडिएशन के इमिशन के कारण सोडियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल होता है, घर में हम सब लोग देखते हैं जो कॉमन सॉल्ट है इसका जो कलर होता है ये व्हाइट कलर का होता है। और ड्यू टू दिस डिफेक्ट यानी इलेक्ट्रॉन के हाई एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर आने से सोडियम क्लोराइड का जो व्हाइट कलर होता है ये येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ये तो सारी चीजें हुई कि एनायनिक वैकेंसीज में हुआ क्या है। अब क्रिस्टल के अंदर जिस भी पोजीशन पे हमारा इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट होता है यानी इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन को ऑक्यूपाई करता है उस
पोजीशन को हम एफ सेंटर बोलते हैं। एफ सेंटर का मतलब होता है कलर प्रोड्यूसिंग सेंटर, क्योंकि क्रिस्टल हमारा व्हाइट कलर में था, इलेक्ट्रॉन के इंटरप्ट होते ही ये किस में कन्वर्ट हो गया है, येलो कलर में हो गया, यानी इस इलेक्ट्रॉन के कारण क्रिस्टल का जो कलर है वो चेंज हो गया है। तो इलेक्ट्रॉन हमारा जिस पोजीशन को ऑक्यूपाई करता है उसे ही हम बोलते हैं एफ सेंटर, इसे हम फेबोजेंटर सेंटर भी बोलते हैं। जिसका मतलब है कलर प्रोड्यूसिंग सेंटर। अब चेंजेस देखते हैं कि इस डिफेक्ट के कारण जो हमारे क्रिस्टल की प्रॉपर्टी है वो क्या चेंज हुई है। सबसे पहली बात, क्योंकि एक एनायन क्रिस्टल लैटिस से बाहर निकल चुका है तो हमारे क्रिस्टल लैटिस के मास पे कुछ ना कुछ इफेक्ट आया है, यानी क्रिस्टल लैटिस का मास कम हो गया है। अगर क्रिस्टल लैटिस का मास कम हो गया है तो जो डेंसिटी है क्रिस्टल लैटिस की, ये डेंसिटी भी यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी। डेंसिटी के केस में एक चीज हम जानते हैं कि जो डेंसिटी होती है ये इक्वल होती है मास अपॉन में वॉल्यूम के। मास यहाँ पे कम हो गया है। अब कुछ लोग ऐसा सोचेंगे कि इलेक्ट्रॉन तो पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लिया है, चार्जेस बैलेंस हो गए, फिर मास कैसे कम हो गया। तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है और एक क्लोरीन का जो मास होता है उसमें बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। क्लोरीन का मास हम सब जानते हैं कि ये कितना होता है, 35.5 ग्राम होता है, पर इलेक्ट्रॉन का मास तो इतना नहीं होता। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो क्लोरीन के मास से बहुत कम होता है। इस वजह से यहाँ पे मास में कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं। जो क्रिस्टल का जो मास है वो डिक्रीज हो जाता है। अगर क्रिस्टल का मास डिक्रीज हो जाएगा तो डेंसिटी हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, तो डेंसिटी भी हमारे क्रिस्टल की ये डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी को अगर हम देखें तो क्रिस्टल लैटिस के अंदर हमारे पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया है। इस फ्री इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट हो जाने के कारण जो क्रिस्टल की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीजेस ड्यू टू एनायनिक वैकेंसीज। तो एनायनिक वैकेंसीज के कारण हमने अच्छे से इसे समझ लिया है कि इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं। इसमें एक और चीज मुझे बतानी थी कि जब हमने सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल को सोडियम के वेपर में हीट किया तो यहाँ पे जो कलर है ये व्हाइट से येलो हो गया है। अगर हम लिथियम क्लोराइड के क्रिस्टल को लिथियम वेपर में हीट करेंगे तो इस केस में हमें जो लिथियम क्लोराइड का क्रिस्टल मिलेगा ये होगा पी। अगर हम पोटेशियम क्लोराइड के क्रिस्टल को पोटेशियम के वेपर में हीट करेंगे तो यहाँ पे जो हमें कलर मिलेगा वो है वायलेट। और ये जो कलर्स का प्रोडक्शन हो रहा है ये ड्यू टू एफ सेंटर हो रहा है। किसी भी क्रिस्टल के अंदर एफ सेंटर वो पोजीशन होती है जहां पे हमारा इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट हो जाता है। तो यहाँ से एनायनिक वैकेंसीज हमारा कंप्लीट होता है। अब अपने नेक्स्ट डिफेक्ट की ओर प्रोसीड करते हैं। मेटल एक्सेस डिफेक्ट के अंदर हमारा नेक्स्ट जो डिफेक्ट है वो है एक्स्ट्रा कैटायन occupies interstitial site। एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं यहाँ पे कि जब हम जिंक ऑक्साइड के क्रिस्टल को हीट करते हैं। जिंक ऑक्साइड के क्रिस्टल को जैसे ही हम हीट करते हैं इस केस में ये डिसोसिएट होता है और हमें देता है Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीजन को ये फ्री करता है। जिंक ऑक्साइड के क्रिस्टल के अंदर जिंक और ऑक्सीजन कुछ इस तरीके से क्रिस्टल के अंदर हमारे अरेंज होते हैं। तो
जिंक ऑक्साइड के क्रिस्टल को जैसे ही हम हीट करते हैं, जिंक 2 पॉजिटिव आयन 2 इलेक्ट्रॉन और एक ऑक्सीजन को फ्री करता है, जो कि हमारे क्रिस्टल लैटिस से बाहर निकल जाएगा। अगर हम जिंक ऑक्साइड के क्रिस्टल का एक्वा सॉल्यूशन बनाते हैं तो उस केस में अगर हम इसे आराम से प्रेसिपिटेट होने देते या आराम से इसे हम फिर से रिक्रिस्टलाइज होने देते, तब तो उस केस में हमारे जिंक और ऑक्सीजन प्रॉपरली क्रिस्टल के अंदर ये अरेंज हो जाएंगे। इन केस अगर हम जिंक ऑक्साइड को आराम से यहाँ पर अरेंज ना होने दें, सडनली उसके हम प्रेसिपिटेट को, जो हमारा सॉल्यूशन है उसको सडनली प्रेसिपिटेट कराएं और प्रेसिपिटेट करा के उसे तुरंत ही हम क्रिस्टलाइज करा दें, उस केस में होगा क्या कि ये जो जिंक ऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन और जो जिंक है वो प्रॉपरली क्रिस्टल के अंदर अरेंज होगा नहीं। हो सकता है कि हमारा जो ऑक्सीजन है वो क्रिस्टल लैटिस से बाहर, क्योंकि हमने इसे हीट किया है और जैसे ही हम इसे हीट करेंगे ऑक्सीजन जो होगा वो हमारा गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होगा और ये क्रिस्टल लैटिस से बाहर निकल जाएगा। तो ये जो हमारा जिंक एंड जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये इलेक्ट्रॉन और जिंक जाकर के क्रिस्टल लैटिस के अंदर ये जो इंटरस्टिशियल साइट होती है, इन इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर लेगा। ये यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन भी क्या करेंगे, इस इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर लेंगे। तो इस तरीके का जो डिफेक्ट होता है, जहाँ पे हमारा कोई एक्स्ट्रा कैटायन क्रिस्टल के अंदर आकर के इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर लेता है, तो कैटायन के इंटरस्टिशियल साइट के ऑक्यूपाई कर लेने से जो डिफेक्ट जनरेट होता है उसे हम बोलते हैं एक्स्ट्रा कैटायन ऑक्यूपाइज इंटरस्टिशियल साइट या मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन ऑक्यूपाइज इंटरस्टिशियल साइट। अब इस केस में होगा क्या, जैसे ही हम क्रिस्टल को अपने हीट करेंगे तो हमारा यहाँ पे ये जो जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल होता है ये व्हाइट कलर का होता है और हीट करने के बाद ये जो हमें डिफेक्ट के साथ जो क्रिस्टल मिलेगा इसका जो कलर होता है ये येलो कलर का होता है। ये हमें कलर क्यों मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए हैं, इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर लिए हैं। ये इलेक्ट्रॉन अपने आप तो अलग नहीं हुए, कब अलग हुआ, जब हमने हीट किया और जैसे ही हम इसे हीट करेंगे तो हमारे इलेक्ट्रॉन फिर से कहाँ चले जाएंगे, अपने हायर एनर्जी लेवल पर, और हाई एनर्जी लेवल से जैसे ही वो लोअर एनर्जी लेवल पर आएंगे ये कुछ ना कुछ रेडिएशन को इमिट करेंगे और इन्हीं रेडिएशन के इमिशन के कारण जो हमारा क्रिस्टल होता है इसका कलर चेंज हो जाता है। अब एक और चीज आती है कि ये जो हमारा कैटायन है ये इंटरस्टिशियल साइट को ही क्यों ऑक्यूपाई किया, ये किसी अदर पोजीशन को ऑक्यूपाई क्यों नहीं किया। तो ये चीज हम जानते हैं कि यहाँ पे कोई भी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूटेंट पार्टिकल है वो क्रिस्टल लैटिस से बाहर नहीं गया हुआ है, वो सभी क्रिस्टल लैटिस में वैसे ही अरेंज हैं। तो अब पोजीशन हमारे पास केवल उतनी ही है जो कि हमारा इंटरस्टिशियल साइट हमें दे सकता है। इंटरस्टिशियल साइट को एक और नाम से हम जानते हैं, इसे हम वॉइड्स के नाम से जानते हैं। तो जो हमारा कैटायन होगा वो इस वॉइड को जाकर के ऑक्यूपाई कर लेगा। रीजन एक ये भी है, ये इजिली इस इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई करने का, क्योंकि जैसे ही हमारा कैटायन इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, कैटायंस पे जो एक्स्ट्रा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की लूज करने से, और कैटायन की जो साइज है वो छोटी हो जाएगी। साइज के छोटे हो जाने के कारण वो इजिली इस इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर लेगा, और जैसे ही हमारा कैटायन इस इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई करेगा उस केस में कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज हमारी फिर से चेंज होगी। क्या चेंज होगा यहाँ पे, क्योंकि हमारा जो कैटायन है वो इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर लिया है, एक्स्ट्रा कैटायन के आ जाने से कुछ ना कुछ क्रिस्टल लैटिस के अंदर एक्स्ट्रा मास भी हमारा ऐड हो चुका है। तो इस केस में होगा क्या, क्रिस्टल लैटिस की जो डेंसिटी है ये डेंसिटी यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। क्रिस्टल लैटिस के अंदर एक्स्ट्रा कैटायन के आ जाने से एक एक्स्ट्रा मास यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गया है, जिसके कारण क्रिस्टल की जो डेंसिटी होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी।
इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट आएगा, केटायन के साथ साथ हमारे पास दो फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट है और इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मोशन के कारण जो क्रिस्टल होगा हमारा उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यहाँ पे फर्दरली इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास जितने यहाँ पे केटायंस हैं उतने ही हमारे पास एनायंस भी हैं। एनायंस कहने का मतलब जितने हमारे पास यहाँ पे निगेटिव चार्जेस हैं उतने ही हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस भी हैं। ये जो एक्स्ट्रा जिंक यहाँ पर आकर के इंटरस्टिशियल साइड को ऑक्यूपाई कर लिया है, तो इसके दो प्लस चार्जेस को बैलेंस करने के लिए हमारे पास दो नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है, जिसके कारण इस क्रिस्टल की टोटल जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है उस पर कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे और जो हमारा क्रिस्टल होगा वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल हो जाएगा। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट के अंदर एक्स्ट्रा केटायन के इंटरस्टिशियल साइड पर आ जाने के कारण हमें दो चेंजेस देखने को मिलेंगे। पहला कि डेंसिटी हमारे क्रिस्टल की इंक्रीज हो जाएगी और दूसरा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट डिफेक्ट की ओर। नेक्स्ट जो डिफेक्ट हुआ है मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। नाम से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो हमारा मेटल होगा वो एज कम्पेयर टू नॉन मेटल, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो केटायन होगा वो एनायन के कंपैरिजन में यहाँ पे कम हो जाएगा। इस टाइप के जो डिफेक्ट होते हैं ये ऐसे क्रिस्टल हमारे शो करते हैं जहाँ पे जो मेटल्स होते हैं ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। अब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हमारे कौन से मेटल शो करते हैं, तो जितने भी हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं जिन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, ये सभी एलिमेंट्स हमारे यहाँ पे मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट को शो करेंगे। हम जानते हैं कि यहाँ पे जो आयरन होता है ये हमारा दो टाइप के ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। ये आयरन हमारा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट को भी शो करता है और ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को भी शो करता है। इसी तरीके से हम निकल को भी जानते हैं कि निकल हमारा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट को भी शो करता है और ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को भी शो करता है। अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि जिंक भी इस तरीके के डिफेक्ट को शो करेगा, तो जिंक के अंदर ये डिफेक्ट प्रेजेंट नहीं होता। रीजन ये है कि जिंक के जो क्रिस्टल होते हैं उस केस में हमारे जिंक की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +2 पे फिक्स होती है। जिंक हमारा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो नहीं करता। तो मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट केवल वही हमारे मेटल एटम के क्रिस्टल शो करेंगे जहाँ पे मेटल्स हमारी वेरिएबल वैलेंसीज को शो करते हैं। मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट के अंदर हमें दो टाइप के डिफेक्ट्स को पढ़ना था, जिसमें से हमारा फर्स्ट जो डिफेक्ट है वो है केटायनिक वैकेंसीज। केटायनिक वैकेंसीज यहाँ पे जो हमारा केटायन होगा ये क्रिस्टल लैटिस से बाहर निकल जाएगा। एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं हम यहाँ पे आयरन पायराइड। आयरन पायराइड के अंदर आयरन और सल्फर के जो क्रिस्टल होते हैं ये कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं। आयरन पायराइड के क्रिस्टल के अंदर इस तरीके से क्रिस्टल में हमारे आयरन और सल्फर अरेंज होते हैं। कोई भी एक कंडीशन ऐसी हो सकती है कि जिस केस में ये जो हमारा आयरन है ये क्रिस्टल लैटिस से बाहर निकल जाए। जैसे ही ये हमारा आयरन क्रिस्टल लैटिस से बाहर निकलेगा यहाँ पे एक ये वैकेंसी का जनरेशन हो जाएगा। यहाँ पे ये जो वैकेंसी है वो हमारे केटायंस के यानी आयरन 2 पॉजिटिव आयन के क्रिस्टल लैटिस से बाहर निकलने के कारण हुई है। तो इस तरीके की जो वैकेंसी जनरेट होती है उसे हम बोलते हैं केटायनिक वैकेंसी। और इस वैकेंसी के कारण जो डिफेक्ट जनरेट होता है उसे हम बोलते हैं मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट ड्यू टू केटायनिक वैकेंसीज। अब इस केस में होगा क्या कि जैसे ही हमारा जो आयरन 2 पॉजिटिव आयन है वो क्रिस्टल लैटिस से बाहर जाएगा, हमारे क्रिस्टल की जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो अनबैलेंस हो जाएगी।
और एक चीज हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि क्रिस्टल हमारा कभी भी इलेक्ट्रिकल अनबैलेंस नहीं होता। तो इस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बनाए रखने के लिए हमारे जो दूसरे आयन के जो पार्टिकल क्रिस्टल लैटिस के प्रेजेंट है, ये अपनी वैलेंसी को चेंज करेंगे, क्योंकि ये चीज तो हम बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि जो आयरन होता है ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट को भी शो करता है और ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को भी शो करता है। अब इस केस में होगा क्या कि एक आयरन के इस क्रिस्टल लैटिस से बाहर निकलने के कारण यहाँ पे प्रेजेंट कोई भी जो दो आयरन है वो अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज करेंगे और चेंज करते ही ये यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे ही ये दो आयरन हमारे ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज करके +2 से +3 में कन्वर्ट होंगे, हमारा जो क्रिस्टल है ये फिर से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल हो जाएगा। अब इस केस में कुछ बोलेंगे कि ये ऐसा कैसे हो सकता है। हमारा जो क्रिस्टल होता है वो अपनी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को लॉस नहीं करता। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बनाए रखने के लिए ये मेटल अपने आप खुद की जो वैलेंसी होती है यानी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उसे चेंज करेंगे। वैसे ही क्रिस्टल के अंदर हमारा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बैलेंस हो जाएगा, यानी जितने निगेटिव चार्ज होंगे अब उतने ही यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे। पर इस केस में क्या एनायन टू कैटायन रेशियो है वो क्या हमारा पहले जैसा है, वो पहले जैसा अब नहीं है। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे हमारे प्लस आयरन 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में भी प्रेजेंट है, आयरन 3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में भी प्रेजेंट और सल्फर हमारा प्रेजेंट है। अब इस केस में होगा क्या कि जैसे ही हमारा आयरन क्रिस्टल लैटिस से बाहर निकल जाएगा, एनायन टू कैटायन जो रेशियो है ये रेशियो यहाँ पे चेंज हो जाएगा और यहाँ पे मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट का जनरेशन हो जाएगा। अब इस डिफेक्ट के जनरेट हो जाने के कारण क्रिस्टल के अंदर क्या क्या चेंजेस होंगे। सबसे पहली बात तो एक वैकेंसी का जनरेशन हो चुका है और एक हमारा जो मेटल एटम है वो क्रिस्टल लैटिस से बाहर जा चुका है। तो सबसे पहले क्रिस्टल लैटिस की जो डेंसिटी है ये डेंसिटी चेंज हो जाएगी। अब डेंसिटी पे क्या इफेक्ट आएगा, क्योंकि मास यहाँ पे क्या हो चुका है, कम हो चुका है, तो क्रिस्टल की जो डेंसिटी है ये डेंसिटी यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी। दूसरी चीज, क्योंकि यहाँ पे एक वैकेंसी का जनरेशन स्टार्ट हो चुका है, ये वैकेंसी जैसे ये जनरेट होगी हर एक आयन जो होगा वो इस वैकेंसी को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेगा। ये भी ऑक्यूपाई करना चाहेगा, ये भी करना चाहेगा, ये भी करना चाहेगा और ये भी चाहेगा कि हम इस वैकेंसी को ऑक्यूपाई कर लें। इस तरीके से थ्रू आउट क्रिस्टल के अंदर ये जो वैकेंसी है इसका रोटेशन स्टार्ट हो जाएगा और हमारे क्रिस्टल की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। अब क्योंकि हमारे पास जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही निगेटिव चार्जेस हैं, तो हमारा जो क्रिस्टल है ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। इसमें एक चीज और हमें जानना है, क्योंकि क्रिस्टल के अंदर हमारा जो आयरन का पार्टिकल है ये अपनी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसी कंडीशन भी आ जाए कि ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी चला जाए। जैसे ही हमारा आयरन का जो पार्टिकल है ये अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज करता है, यानी +2 से +3 में और +3 से +2 में कन्वर्ट करता है, इस क्रिस्टल का भी जो कलर होता है वो चेंज होता है। और इन ऑक्सीडेशन स्टेट के चेंज हो जाने के कारण जो क्रिस्टल का कलर होता है ये हमें गोल्ड टाइप से शो होता है। जैसे गोल्ड का कलर होता है सुनहरा होता है, सेम वही कलर ये भी हमें यहाँ पे शो होगा। पर अब एक चीज, क्योंकि ये तो हमारा गोल्ड है नहीं, केवल ऑक्सीडेशन स्टेट के चेंज हो जाने के कारण ये हमें गोल्ड के जैसा शो हो रहा है। इसलिए हम जो आयरन पायराइट होता है इस आयरन पायराइट को हम फूल्स गोल्ड भी बोलते हैं। फूल्स गोल्ड कब बोलेंगे, जब ये आयरन के पार्टिकल अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज करेंगे।
मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट के अंदर हमारा नेक्स्ट टाइप का जो डिफेक्ट है वो है एक्स्ट्रा एनायन ऑक्यूपाइज इंटरस्टिशियल साइट। किसी भी एक क्रिस्टल को कंसीडर करें तो क्रिस्टल के अंदर हमारा जो कैटायन और एनायन होते हैं वो क्रिस्टल के अंदर इस तरीके से अरेंज होते हैं। इस डिफेक्ट में बोल क्या रहा है कि जो एनायन है ये इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई करें। और एक चीज हम जानते हैं कि एनायन का जो फॉर्मेशन होता है वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। यानी कोई भी एक नॉन मेटल जो होता है जब ये एक इलेक्ट्रॉन को दो इलेक्ट्रॉन यानी जब ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं तब यहाँ पे एनायंस का फॉर्मेशन होता है। जैसे कोई भी एक एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो उस केस में हमारा जो एटम होगा उसकी जो साइज होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। साइज क्यों इंक्रीज होगी? क्योंकि यहाँ पे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इंक्रीज हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन के रिपल्सन के इंक्रीज हो जाने के कारण जो न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज है यानी न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन पावर होगा वो इलेक्ट्रॉन पे प्रॉपरली पहुंच नहीं पाएगा। हमारा जो नॉन मेटल है उसकी साइज इंक्रीज हो जाएगी। जैसे ही नॉन मेटल की साइज इंक्रीज होगी उस केस में अब यहाँ पे एक चीज आप लोग बताइए मुझे, क्योंकि हम ये तो जानते हैं कि अगर हमारे एटम क्योंकि स्फेरिकल फॉर्म में होते तो वो इस तरीके से यहाँ पे अरेंज होंगे। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूटेंट पार्टिकल यानी एटम आयन मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकते हैं। क्रिस्टल लैटिस के अंदर जैसे ही इनकी अरेंजमेंट होती है ये जो स्पेस दिख रहा है इसी स्पेस को हम वॉइड्स बोलते हैं या इसी स्पेस को हम इंटरस्टिशियल साइट बोलते हैं। हमारा जो एनायन का फॉर्मेशन हुआ है वो एक इलेक्ट्रॉन के गेन होने के कारण हुआ है जिसकी वजह से एनायन की साइज यहाँ पे इंक्रीज हो चुकी है। अगर ये साइज यहाँ पे इंक्रीज हो चुकी है तो अब आप लोग ये बताइए क्या ये इंटरस्टिशियल साइट इतनी बड़ी है कि कोई भी एनायन आकर के इस पोजीशन को ऑक्यूपाई कर सकेगा? कोई भी एनायन इस पोजीशन को ऑक्यूपाई नहीं कर पाएगा। इसलिए इस तरीके के जो डिफेक्ट होते हैं वो बहुत रेयर केस में ही हमें मिलते हैं। तो एक्स्ट्रा एनायन ऑक्यूपाइज इंटरस्टिशियल साइट ये जो डिफेक्ट होता है ये काफी रेयर होता है। हम ऐसा बोल सकते हैं कि विद इन 1000 में कोई एक ही ऐसा क्रिस्टल होगा कि जो इस तरीके के डिफेक्ट को शो करेगा। इसलिए इस तरीके के डिफेक्ट की स्टडी हमें अभी हमारे फिलहाल 12th क्लास में नहीं करनी है। आगे जब आप कंटिन्यूअसली केमिस्ट्री को पढ़ेंगे, हायर क्लासेस जब स्टडी करेंगे केमिस्ट्री के, तो हो सकता है वहां पे आपको इससे रिलेटेड एक आध एग्जाम्पल मिल जाए। तो ये हमारा यहाँ से नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कंप्लीट होता है। अब आगे हम अपने नेक्स्ट टाइप ऑफ डिफेक्ट को कंटिन्यू करते हैं। थर्ड एंड लास्ट डिफेक्ट है हमारे इम्प्योरिटी डिफेक्ट। नाम से ही समझ में आ रहा है कि इम्प्योरिटी डिफेक्ट यानी हमारे क्रिस्टल सिस्टम के अंदर कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी का इंट्रोडक्शन होगा। किसी भी क्रिस्टल में इम्प्योरिटी के ऐड होने की जो प्रोसेस होती है, एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी, इसे हम डोपिंग बोलते हैं। एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं यहाँ पे कि हमने मोल्टेन सोडियम क्लोराइड के अंदर स्ट्रोंशियम क्लोराइड की इम्प्योरिटी को ऐड कर दिया है। अब एक चीज तो हमें पता है कि हमने स्ट्रोंशियम क्लोराइड की इम्प्योरिटी ऐड की, मतलब हमने सोडियम क्लोराइड का यहाँ पे डोपिंग किया। सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल के अंदर सोडियम और क्लोरीन इस तरीके से हमारे अरेंज होते हैं। जैसे ही हम इस क्रिस्टल के अंदर स्ट्रोंशियम क्लोराइड की इम्प्योरिटी को ऐड करेंगे तो सोडियम क्लोराइड में सोडियम की जो वैलेंसी होती है ये +1 होती है और स्ट्रोंशियम की जो वैलेंसी होती है ये +2 होगी। अगर हम सोडियम क्लोराइड में स्ट्रोंशियम की डोपिंग कर रहे हैं यानी स्ट्रोंशियम की इम्प्योरिटी को ऐड कर रहे हैं तो एक स्ट्रोंशियम जैसे ही हमारे क्रिस्टल में इंट्रोड्यूस होगा उसकी प्रेजेंस के कारण कोई 2 सोडियम के जो पार्टिकल होंगे वो क्रिस्टल लैटिस से बाहर निकल जाएंगे। एक स्ट्रोंशियम हमारा अगर एक सोडियम के पार्टिकल को यहाँ पे
रिप्लेस कर रहा है तो हमारे जो क्रिस्टल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी वो अनबैलेंस हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जो निगेटिव चार्जेस हैं वो पॉजिटिव चार्जेस के कंपैरिजन पे यहाँ पे कम हो जाएंगे। तो क्रिस्टल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बनाए रखने के लिए यहाँ से कोई एक और जो सोडियम होगा वो क्रिस्टल लैटिस से बाहर निकल जाएगा, और एक एक्स्ट्रा सोडियम के क्रिस्टल लैटिस से बाहर निकलने के कारण क्रिस्टल में हमारे यहाँ पे एक वैकेंसी का जनरेशन हो जाएगा। और ये तो हम इतने सारे डिफेक्ट पढ़ चुके हैं कि हमें पता है कि अगर किसी भी क्रिस्टल के अंदर वैकेंसी का जनरेशन हो जाएगा तो वैकेंसी के जनरेशन के कारण हमारा जो क्रिस्टल होगा इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्या होगा, क्योंकि एक कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्रिस्टल लैटिस से बाहर निकल चुका है तो उस केस में क्रिस्टल लैटिस की जो डेंसिटी होगी यहाँ पे, ये डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि इम्प्योरिटी डिफेक्ट का जो जनरेशन क्रिस्टल लैटिस के अंदर किया जाता है, जिसे हम डोपिंग कहते हैं, इन प्रोसेसेस का जो यूज होता है वो किसी भी एक क्रिस्टल की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को इनहेंस करने के लिए किया जाता है। जैसे ही हम एक क्रिस्टल सिस्टम के अंदर इम्प्योरिटी को ऐड करेंगे तो वहाँ पे कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे। इस केस पे यहाँ पे वैकेंसी का जनरेशन हो चुका है, और जैसे ही हमारे क्रिस्टल में वैकेंसी का जनरेशन होगा क्रिस्टल की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। तो इसी के साथ हमारा इस चैप्टर का डिफेक्ट इन सॉलिड ये कंप्लीट हुआ। अगर आपको इन डिफेक्ट्स में कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही हो तो उसके लिए आप कमेंट करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसके लिए लाइक करें, और चैनल पे बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।